सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्विजिशन। आप सभी को पता होगा कि पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आप सभी ने ये बात पढ़ी होगी। आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। फिर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 31। और ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं, ये दोनों आर्टिकल्स आपके राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेट करते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 1978 पे। तो 1978 पे बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड आर्टिकल 31 वॉज रिपील्ड। यहां से इसको रिपील करके कहां रख दिया गया? तो इसे आर्टिकल 300A पर रख दिया गया। पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब इसको बना दिया गया कैसा राइट? तो अब इसको बना दिया गया स्टैट्यूटरी राइट, यानी कि वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको इस केस के बारे में बताता हूँ। ये केस आपका है प्रॉपर्टी ऑनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024 का। ये जो केस है, ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट के पास गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर, जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था, इस केस को लेकर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे अगर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, तो आपको एक्वायर करने के पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को यहाँ पे आपको चेक कर लेना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का मतलब यहाँ पर ये है कि आप ऐसे नहीं कि मन किया हमने किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरे घर मकान है, मेरे खेत हैं, तो गवर्नमेंट आया बोले कि नहीं नहीं अब तो ये हम इसका एक्विजिशन कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्लांट लगाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर रहे हैं, तो पहली बात जरूरी है कि वो पब्लिक वेलफेयर में ही एक्विजिशन हो। आप अपने मतलब के लिए इसका एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट बनाना है। तो आप यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो केस है, ये केस आपका एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पे जो पेटिशनर है, जिसने पेटिशन फाइल करी थी, उसने क्या क्लेम किया? claim that their private property right were being infringed under the guise of the implementing constitutional goal under the article 39B और 31C। इसने बोला भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट, हे महोदय, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारे आर्टिकल 39B और 31C को यहाँ पे इन्फ्रिंज किया है, मतलब उसका उल्लंघन किया है। क्या मतलब है? यहाँ पे ये क्या कहता है 39B? आर्टिकल 39B कहता है कि देखो, स्टेट है, अगर स्टेट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को का एक्विजिशन कर रहा है, तो पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि इसका एक्विजिशन आपका पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मटेरियल रिसोर्सेस हैं जो आप यहाँ पे एक्विजिशन कर रहे हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्विटेबल होना चाहिए फॉर द कॉमन गुड्स, ठीक है। कॉमन गुड्स के लिए यहाँ पर इक्वल मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके यहाँ पर इक्वली होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी है सभी के लिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर सकते हैं। जब भी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करेंगे, तो आप यहाँ पे इन बातों को ध्यान में रखकर करेंगे। आर्टिकल 39B को आप यहाँ पे ध्यान में रखकर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 31C जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 31C जो है वो यहाँ पे ऐसे लॉज को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट लॉज मेड टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाइक 39B एंड 39C। आर्टिकल 31C जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? 39B और 39C को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। 39B क्या एक तरीके से सरकार के लिए गाइडलाइन है, DPSP का पार्ट है कि अगर यहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर रही है तो पब्लिक वेलफेयर में करे, ठीक है। फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड अंडर द, और ये जो है आर्टिकल 31C जो है वो कहता है कि आपका आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39 क्लॉज C, इन दोनों को यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 14
और आर्टिकल 19 के अंडर पे आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 19 यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट एंड असेंबली की बात करता है। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बता देता हूँ इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे एक चीज और बोली है सरकार ने, मतलब कोर्ट ने बोली है, सरकार के लिए बोली है। क्या बोला है कि यहाँ पे कोर्ट ने इन बातों को क्लैरिफाई किया है कि आप केवल ऐसे ही रिसोर्सेस को एक्विजिशन कर सकते हैं जो स्कार्स हैं या क्रिटिकल हैं, मतलब कि अगर आपने उनको नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे ही लैंड का एक्विजिशन करना है जो यहाँ पे स्कार से या क्रिटिकल है फॉर द कम्युनिटी वेलबींग। किसके लिए? कम्युनिटी वेलबींग के लिए शुड बी एलिजिबल फॉर स्टेट एक्विजिशन। ठीक है। इसके अलावा अगर आप आंख बंद करके किसी के लैंड का एक्विजिशन कर रहे हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात बोली है। दूसरी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और बोली है कि द कोर्ट इस्टैब्लिश 2 एसेंशियल क्राइटेरिया टू क्वालिफाई अ रिसोर्स फॉर द स्टेट एक्विजिशन, कि यहाँ पे 2 क्राइटेरिया हैं, अगर वो 2 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो यहाँ पे स्टेट किसी के लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं। नंबर 1 मटेरियल, यानी कि मटेरियल जो है इट हैज़ टेंजिबल इम्पैक्ट, इसका टेंजिबल इम्पैक्ट हो, बिलोंग और सर्व द कम्युनिटी, आप किसी ऐसी लैंड का एक्विजिशन कर रहे हैं जो यहाँ पे कम्युनिटी से बिलोंग करती है, कम्युनिटी को सर्व करती है। ठीक है। मस्ट बेनिफिट पब्लिक इंटरेस्ट, और इससे यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को बेनिफिट होना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को बेनिफिट नहीं हो रहा है, यानी पब्लिक को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप उसका एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे बोली। अब यहाँ पे एक चीज और बोली, एक केस आया था, और ये जो केस आया था ये आपका केस था रंगनाथन रेड्डी केस, और ये जो केस था यहाँ पर 1977 का केस था। अब इस केस में यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहते हुए इसको रिजेक्ट कर दिया, बाय रिजेक्टिंग द प्रेसिडेंट सेट इन द संजीव कोक रूलिंग विच हैड upheld the idea that our private property could be classified as a material resources। यानी कि वहां पर क्या हुआ था कि इस वाले केस पे जो आपका रंगनाथन रेड्डी केस है, इस रंगनाथन रेड्डी केस में सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यहाँ पे मटेरियल रिसोर्स दिखा दिया था। अब जब वहां पे उसको मटेरियल रिसोर्स दिखा दिया गया तो वो व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका यहाँ पर हवाला किया था कि ऐसा तो बिल्कुल मत करना जैसे तुमने 1977 पे किया था। यहाँ पर जस्टिस सुधांशु धुलिया जो थे फेवर्ड ग्रेटर लेजिस्लेटिव डायरेक्शन इन डिफाइनिंग सच रिसोर्सेस। यहाँ पे उन्होंने बोला देखो ये कौन सी मटेरियल रिसोर्सेस हैं या कौन से यहाँ पे आपके पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, ये सारा आपका लेजिस्लेटिव डिसाइड करेगा, हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली। अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑन आर्टिकल 39 भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये समझ लो कि जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39B, द कोर्ट वॉर्न अगेंस्ट द ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 39B, स्टेइंग इट शुड बी पोटेंशियल अंडरमाइन आर्टिकल 300A विच गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी। ये देखो भाई साहब, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि किसी भी लैंड का आप एक्विजिशन कर ले, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे आर्टिकल 300A के अंदर आता है, और ये आपका लीगल राइट है। हम किसी भी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हैं कि भाई साहब अपने खेत दे दो, हमें इन खेतों से मतलब हमें इन खेतों पर सड़क बनानी है, इस पे ये करना है वो करना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो पब्लिक वेलफेयर के लिए आप करिए, और उस केस में भी जब इंसान एग्री हो जाएगा तभी आप उससे उसकी लैंड ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने 5 बातें बताई कि आप इन 5 बातों के आधार पर किसी भी लैंड का एक्विजिशन कर सकते हैं। वो 5 बातें क्या है? फर्स्ट उन्होंने बोला नेशनलाइजेशन, दूसरा एक्विजिशन। द कोर्ट लिस्टेड द 5 लॉफुल मेथड्स टू कन्वर्ट प्राइवेट रिसोर्स इनटू पब्लिक यूज। ठीक, अगर वो मुद्दा आपका नेशनलाइजेशन, अगर उसकी वजह से नेशनलाइजेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ या किसी लॉ का ऑपरेशन करना है, उसको लागू करना है, या परचेज बाय द स्टेट या वॉलेंट्री डोनेशन बाय द ऑनर, ये 5 यहाँ पर चीज़ें उन्होंने बोली। इसके अलावा अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 31 जो है, जिसको यहाँ पे रिपील कर दिया गया है, और रिपील करने के बाद आर्टिकल 300A पर हो गया है,
और कब किया गया? आर्टिकल 300A पर, आर्टिकल 300A पर ये आपका किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, जैसा यहाँ पे बोला है 1978 पे। तो यहाँ पे वही बात लिखी है जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये एक तरीके का पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो जो था आपका फंडामेंटल राइट था, बाद में इस फंडामेंटल राइट को हमने लीगल राइट पे कन्वर्ट कर दिया है और कन्वर्ट करके इसे हमने आर्टिकल 300A पे रख दिया गया है। अब ये आपका फंडामेंटल राइट तो नहीं है बट ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये मत भूलना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, अभी भी आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कुछ और चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए यहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब कब लाया गया उस बातों को देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर अमेंडमेंट लाया गया 1951 पर, और 1951 पर जो अमेंडमेंट लाया गया वो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से हमने यहाँ पर 3 चीज़ों को ऐड किया। कौन कौन से ऐड किया? एक तो हमने यहाँ पे आर्टिकल 31A को ऐड किया, आर्टिकल 31B को ऐड किया, और हमने यहाँ पे 9th शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर ऐड करी। अब एक एक आर्टिकल को समझ लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 31 जो है वो स्टेट को परमिट देता है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर रहे हैं उसको जुडिशियल चैलेंज नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट। तब तक नहीं किया जाएगा जब उसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स पे कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तब तक उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 31A ये कहता है। आर्टिकल 31 जो है बी है वो क्या कहता है? वो कहता है कि शील्ड लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग इनवैलिडेटेड इवन इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट। ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे जो सील्ड लॉ है उसको यहाँ पे प्लेस किया गया और बोला गया कि 9th शेड्यूल के अंदर हम इसको यहाँ पे इनवैलिडेट तभी करेंगे जब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो। दूसरी बात ये बोली गई। तीसरी बात यहाँ पर ये बात बोली गई कि जो 9th शेड्यूल में चीज़ें हैं कंटेन्स लॉ दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, ये आपके जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड है, ये बात यहाँ पे बोली है। इसके बाद यहाँ पर 1971 पे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यहाँ पे आर्टिकल 31C को इंसल्ट कर दिया जाता है टू सेफगार्ड लॉज एमिंग आ रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन अंडर द आर्टिकल 39B एंड 39C। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लैंडमार्क जजमेंट भी आए थे, जैसे यहाँ पर एक जजमेंट आया था शंकरी प्रसाद केस 1951 पर। ये केस जो था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब देखो, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट को अफर्म करता है कि एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर द आर्टिकल 368, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यहाँ पे आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे अमेंड कर सकता है। ये उसका एक्सक्लूसिव पावर है पार्लियामेंट का, उसके संबंध में हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि देखो, कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि अगर कोई भी जो पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट यहाँ पे कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जिस लॉ की वजह से फंडामेंटल राइट्स आपके यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो जो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया गया है उस लॉ को हम यहाँ पे क्या कर देंगे? नल एंड वॉइड कर देंगे। वो हमारा यहाँ पर राइट है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 हमें यहाँ पर ये राइट देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा लॉ बनाया है जो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। इसके बाद एक और केस आया था जिसका नाम था बिरला बनर्जी केस 1954 पर। ये जो केस आया था, इस केस में गवर्नमेंट को इस चीज के लिए कोर्ट ने बाउंड किया कि भाई साहब एक बात सुन लो कि अगर आप यहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन कर रहे हो तो उस केस में आपको पे फेयर कंपनसेशन, आपको यहाँ पे फेयर कंपनसेशन देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने किसानों से जमीन ले ली और किसानों को मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा बिल्कुल तुम नहीं करोगे। इसके बाद एक और केस आया था 1973 पे, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में यहाँ पर बोला गया कि जो कोर्ट है, कोर्ट यहाँ पे पार्लियामेंट के जो बनाए गए अमेंडमेंट है उनको यहाँ पे रिट्रीट कर सकता है, उनको यहाँ पे लिमिटेशंस लगा सकता है, उनको यहाँ पे एंड कर सकता है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर यहाँ पे वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से इस बात पे जो 1954
4 पे जो बेल्ला बनर्जी केस आया था, इस केस पे जो जुडिशियल रिव्यू की बात कही थी आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंदर, इसमें फिर से 1973 पे उसी बात को कोर्ट ने रिपीट कर दिया कि देखो हमने पहले तुमसे ही पहले भी बोल रखा था कि अगर तुम किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को इलीगली एक्वायर करते हो या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं है फिर भी आप एक्वायर करते हो तो सुन लो एक बात कि हम यहाँ पे इसको नल एंड वॉइड कर देंगे। ये हमारे पास यहाँ पर राइट है जो कि हमें आर्टिकल 13 क्लॉज 2 यहाँ पे राइट देता है। साथ ही साथ इसी केस में जो केशवानंद भारती केस था 1973 पे, इसी पर उन्होंने एक चीज और मेंशन करी, दैट वाज द डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पर भी कुछ बात नहीं लिखी है। ऐसा टाइम टू टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग केसेस पे मेंशन करती रहती है कि आखिरकार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। हालांकि ये पार्लियामेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक कुछ भी नहीं बोल पाई कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ना ही ऐसा कोई लॉ बनाया गया, बट ये यहाँ पे कोर्ट समय समय पर ऐसा यहाँ पर बताती रहती है, मेंशन करती रहती है। एक और केस आया था जिसका नाम था वामन राव केस, ये आपका 1981 पर आया था। 1981 पे यहाँ पे जो केस आया था वामन राव केस, इस पर उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बात यहाँ पर बोली, एक चीज और ऐड करी। क्या ऐड करी कि सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अमेंडमेंट्स एंड लॉज एडेड टू द 9th शेड्यूल, जो यहाँ पे 9th शेड्यूल में एडेड है बिफोर द केशवानंद भारती केस, यानी केशवन मतलब 1973 के पहले जो यहाँ पे आपके 9th शेड्यूल में आपके अमेंडमेंट या लॉज जो भी यहाँ पर ऐड किए गए थे बिफोर 1973, उनको हम यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के दायरे से इम्यून करते हैं, यानी कि हम उनको बाहर करते हैं, उनका हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ऐसा 1981 पे बोला था। और दोज एडेड आफ्टर 1973 आर सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने एक बात और कर दी कि हम उनका जुडिशियल रिव्यू तो नहीं करेंगे, पर हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि अगर वो जो आपके 1973 के पहले के जो एक्ट हैं, अगर वो एक्ट किसी भी पर्सन की जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर है उसको, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे वायलेट करता है तो उस केस में हम यहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो भी आप समझना चाहें। एक और केस आया था विद्या देवी केस 2020 का। इस पर यहाँ पे कोर्ट ने बोला, कोर्ट रूल दैट द फोर्सिबल एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ वॉलेट ह्यूमन राइट एंड इट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 300A। साफ सीधी बात समझ लो, एक शब्दों में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति की, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कर रहे हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट पे है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट यहाँ पे उसका एक्विजिशन नहीं कर सकती है। इस केस पर भी 2020 में जो विद्या देवी केस आया था उस केस पे भी यहाँ पर बोला कि देखो साफ सीधी बात गवर्नमेंट सुन लो कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो, किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करते हो वो भी फोर्सफुली, और तुम उस पर कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या कंपनसेशन जो है वो, अब मान लो जैसे कहीं पर रोड बन रहा है, कोई नेशनल हाईवे निकल रहा है, तो नेशनल हाईवे का जो टेंडर लेती है कंपनी, वो कंपनी यहाँ पे उसका मुआवजा देती है, ठीक है, ये यहाँ पर होता है क्योंकि उसके बदले उसको टोल टैक्स में मिलता है, बाकी चीज़ें मिलती है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप किसी की लैंड का फोर्सिबल एक्विजिशन कर रहे हैं, उसको कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दे लीजिए कि आप सीधे सीधे आर्टिकल 300A का तो वायलेशन कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट का भी वायलेशन कर रहे हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर तुम कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर बैठे, हम तुमको यहाँ पर देख लेंगे। बाद में फिर यहाँ पर और कई सारे अमेंडमेंट लाए गए। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, आर्टिकल 31 को यहाँ पे हटा करके आपकी 300A पर रख दिया गया। तो ये थी आपके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्कशन, जिसको मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। ये हमारे यहाँ पर टेलीग्राम है जॉबग्रेड IAS, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे यूट्यूब की क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का आपको प्रॉपर PDF मिलता रहे। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड या हमारे बैचेस से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर पहुँचती रहे। इस सेशन में इतना ही, इसी तरह के और भी सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच।